अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू which is associated to the square matrix with a certain algebraic expression. Determinant is very useful in the analysis and solution of system of linear equations. The determinant of a matrix A is denoted by these three format. डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होती है और फिर हम कोई उससे रेलिवेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करके उसे सॉल्व आउट करते हैं। अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज होगी, और अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है तो उसको सॉल्व करने का जो वे है और उसकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो चेंज होगी। डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है ताकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हम उसे एनालाइज कर सकें और एनालाइज करने के बाद उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे आपके पास कंडीशन आती हैं जब आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस मालूम करते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स गिवन है वो इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के लिए ये कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नॉन इन्वर्टिबल के लिए ये कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि जो हमारे वेक्टर्स उस मैट्रिक्स में गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास यूज होता है ये चीजें मालूम करने के लिए कि सॉल्यूशन डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, यानी जो हमारे वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है, या जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो इन्वर्टिबल है। जिनका इन्वर्टिबल का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स पॉसिबल हो। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब है वो मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स पॉसिबल ना हो। Faster way of evaluating the determinant: bring the matrix to UT or LT from formed by linear transformation, then the determinant is equal to the product of the diagonal elements. आप जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे या तो अपर ट्रायंगुलर में या लोअर ट्रायंगुलर में। QT स्टैंड फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LT स्टैंड फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आप अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं अपर ट्रायंगुलर में या लोअर ट्रायंगुलर में, तो जो आपके पास लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट बराबर होगा डिटर्मिनेंट के। तो यूटी और एलटी के वे में भी हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपके पास है मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स गिवन है तो फिर आप उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस मेथड को कंसीडर करेंगे। लेट अ मैट्रिक्स A is equal to A B C D is given, we have to find its determinant। एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं A B C D, हमें उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। याद रखिएगा फर्स्ट हम रो कंसीडर करते हैं देन हम कॉलम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो आपके पास एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, बी आपके पास एंट्री है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, सी आपके पास एंट्री है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, डी आपके पास एंट्री है सेकंड रो सेकंड कॉलम की। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी यूज मॉड्यूलस साइन इंस्टेड ऑफ लार्ज ब्रैकेट। हम इन ब्रैकेट्स की जगह पे मॉड्यूलस साइन को यूज करेंगे ताकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि डिटर्मिनेंट की साइन मॉड्यूलस वाली होती। सो हमने ए के साथ भी मॉड्यूलस की साइन लगाई है और हमने जो एलिमेंट्स है उनके साथ भी मॉड्यूलस की साइन लगाई है। अब आपने करना क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लीडिंग डायगोनल को और फिर एंटी लीडिंग डायगोनल को। सबसे पहले हमने जब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने मल्टीप्लाई किया ए को डी के साथ। हमने लिखा यहाँ पे ए डी, क्योंकि जब हम एंटी डायगोनल की तरफ जाएंगे, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जहाँ पे भी हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हम
माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस एरो और इस एरो में क्या डिफरेंस है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। फिर b मल्टीप्लाई करेगा c के साथ, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास जो आई है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए वो है AD माइनस BC। फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 वी यूज AD माइनस BC एक्सप्रेशन। हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे जब हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स गिवन होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट 2/2 का बता रहे हैं, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट की एक्सप्रेशन है जब हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स गिवन हो। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल 1, इफ a इज इक्वल टू -5 4 -6 7 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर होता है AD माइनस BC के। a की जगह हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, d की जगह हमने लास्ट एलिमेंट लिखना है, बी की जगह सेकंड एलिमेंट लिखना है और सी की जगह थर्ड एलिमेंट लिखना है। हमने ये सारे एलिमेंट पुट किए। 5 7 35, माइनस माइनस प्लस में तब्दील हो गया है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस में तब्दील हो गया। 4 6 24, 35 में 24 प्लस करेंगे तो 59 हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब हमारे पास जो सेकंड सब टॉपिक है वो है मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑर्डर 3 मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। ये जो तरीका है ये है सेरेस रूल। उसके बाद हम सेकंड रूल भी अप्लाई करेंगे ताकि हम डिफरेंस देख सकते हैं, और जो भी आपको इजी वे लगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का उस वे से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। जब आप इनका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यूज होती है, ये एक्सप्रेशन यूज होती है 3/3 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तीन वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं, फिर आपके पास जो तीन वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, लेकिन PR3 का ही बनता है। आप देख सकते हैं हर वैल्यू जो प्रोडक्ट में है वो 3 है। AEI मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BFG मल्टीप्लाई कर रहे हैं, CDH मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AFH मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BDI मल्टीप्लाई कर रहे हैं और CEG मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है बेटा, सेरेस रूल के तहत आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन होगा वो डिटर्मिनेंट लिखना है, और उसके साथ साथ उस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपने अगेन लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम हम दोबारा रिपीट करेंगे और सेकंड कॉलम हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो सेरेस रूल के तहत हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल आपकी, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सेरेस रूल आराम से समझ आएगा कि हम किस तरह से डिटर्मिनेंट 3/3 में मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 7 9 8 6 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जब हम सेरेस रूल इस्तेमाल करते हैं, हमने मैट्रिक्स के तीनों कॉलम लिखने के बाद कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को रिपीट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 9 मैंने दोबारा लिखा है, 3 4 8 भी मैंने दोबारा लिखा है। अब आपने क्या करना है, आपने 3 3 का पेयर बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से करेंगे, 1 4 6 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 7 9 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 8 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डायगोनल एलिमेंट्स की डायरेक्शन में, और तीन आपकी एंटी डायगोनल एलिमेंट्स की डायरेक्शन में। तो तीन वैल्यूज हमारी जो तीन पेयर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे और जो तीन पेयर्स हैं वो नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव पेयर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9,
5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और जो 3 हमारे पास नेगेटिव पेयर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास ब्लू एरोज हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और जो आपके पास ऑरेंज एरोज हैं वो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इस तरह से सैरस रूल इस्तेमाल होता है, और सैरस रूल के तहत फिर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अपने डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं। यहाँ हमारे पास 6 पेयर्स आ चुके हैं, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 4 6 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 21 9 ज़ा 189, 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 1 7 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 5 4 ज़ा 20, 29 ज़ा 180। एडिशन वाली वैल्यूज को हमने ऐड किया तो 293 हमारे पास आंसर आ रहा है। सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज को ऐड किया तो 272 आंसर आ रहा है। 293 में से 272 माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है आपके पास 21। देन आपके पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का हमें तरीका पता चल गया। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी कह रही है इंटरचेंजेस ऑफ रोज एंड कॉलम डज नॉट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप रो और कॉलम की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं तो उससे आपके डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता। इंटरचेंजेस ऑफ रोज एंड कॉलम का मतलब है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मालूम करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है हमारे गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे मैथमेटिकली स्टेटमेंट है फर्स्ट प्रॉपर्टी की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं। एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल नंबर 1, let a is equal to 5 to 4 3, then verify a is equal to determinant of a is equal to determinant of a transpose। हमने a की वैल्यू रखी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब आप देख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट भी आपके पास 7 आ रहा है। देन हमने ए ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज में आप रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे 5 2 रो 1 थी, यहाँ पे 5 2 रो कॉलम 1 है। यहाँ पे 4 3 रो 2 थी, यहाँ 4 3 कॉलम 2 है। तो हमारे पास ट्रांसपोज का आंसर भी 7 आ रहा है। अगर आपके ये दो आंसर बराबर आ रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो रही है। फिर हमने इसी प्रॉपर्टी को 3 by 3 के मैट्रिक्स में चेक किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 7 9 8 6, देन वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब बेटा यहाँ पे जो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ वो सेकंड वे से निकाल रही हूँ, सैरस रूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही। इस वे में जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को रो 1 से। आपके पास रो 1 ये है 1 3 5। आप इस रो 1 से इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? एक्सपेंड करने का तरीका आपके पास ये है, आपने 1 को लेना है और जब आप 1 को लेंगे तो आप 1 से करस्पॉन्ड रो और कॉलम को छोड़ देंगे। जैसे फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं तो हमने ना 1 की रो को लेना है और ना ही 1 के कॉलम को लेना है। अब आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये बचेंगे 4 7 8 6। तो आपने डिटर्मिनेंट में आंसर लेना है 4 7 8 6। देन आपने एक्सपेंड करना है। देन आपके पास आपने एक्सपेंड करना है 3 से। हमारे पास अल्टरनेटिव साइन होती है, जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, जो सेकंड कॉलम की वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो थर्ड कॉलम की वैल्यू है वो अगेन पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पे 3 को जब लेंगे तो 3 के साथ हम लगाएंगे माइनस।
-3 हो गया। अब जब हम 3 को लेंगे तो ना हम 3 के कॉलम को लेंगे और ना ही हम 3 की रो को लेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 2 7 9 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 7 9 6 आ गया। इसी तरह से अब हमें 5 को लेना है। जब हम 5 को लेंगे 5 की साइन पॉजिटिव होगी, ना हम 5 के कॉलम को लेंगे और ना ही हम 5 की रो को लेंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में आंसर आएगा वो आएगा 2 4 9 8। हमारे पास 5 के साथ जो सब डिटर्मिनेंट है वो है 2 4 9 8। ये तरीका इसलिए अप्लाई किया जाता है कि जो आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है उसे हम ब्रेक कर सकें 2/2 के मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है 2/2 के डिटर्मिनेंट्स में। अब बाकी इसे सॉल्व करने का तरीका वही है। आपने 7 और 6 को सॉल्व करना है, 4 और 6 को सॉल्व करना है, 7 और 8 को सॉल्व करना है, 2 और 6 को सॉल्व करना है, 7 और 9 को सॉल्व करना है, 2 और 8 को सॉल्व करना है और इसी के साथ साथ 4 और 9 को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपने सब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। 1 सेम रहेगा, 4 6 ज़ा 24, 7 8 ज़ा 56। ये ब्रैकेट हमने रखे, -3 सेम रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -7 मल्टीप्लाई बाय 9 हमने रखा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 9 ज़ा 36। इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद आपने इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है ताकि हम फाइनल आंसर पे आ सके। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए का आंसर है वो आया है 21। इसी तरह से हम ए ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज मौजूद है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने इसी वे में मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट के आंसर हमारे पास दोनों के बराबर आने चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज का आंसर भी हमारे पास 21 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हैट इट इज वेरीफाइड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आंसर। बेटा इसी तरह से अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे पास रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है। रो 1 और रो 2 बिल्कुल बराबर है, सेम है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आपके पास गिवन है लेट a is equal to 135 247 135 देन वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ is equal to 0। अब बेटा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं R1 और R3 आइडेंटिकल है। जब आपके पास कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ पे भी हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम कंक्लूड करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, हेंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। अब यहाँ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज हो रही है वो ये यूज हो रही है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट के स्केलर के से मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो बराबर होगा के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं लेट ए इज इक्वल टू 12 6 3 2 देन वेरीफाई के ए इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने पहले के ए को सॉल्व करना है। के ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6।
अब हमने इस मैट्रिक्स में से k को अलग करना है और a को अलग करना है। अब k को किस तरह से अलग करेंगे, आप यहाँ चेक करें 12 और 6, 12 और 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से जो हमारे पास एक स्केलर मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। हम 6 को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 2 1 3 2, 2 1 3 2। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी हमारे पास 6 आ रहा है। तो इन दो आंसर से हम प्रूव करेंगे कि ए को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उनका डिटर्मिनेंट लें या फिर हम डिटर्मिनेंट लेने के बाद के को मल्टीप्लाई करवाएं तो दोनों के आंसर हमारे पास बराबर आएंगे। इसी तरह से 3/3 का डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है, इफ सम or all elements of a row column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. Mathematically, determinant of A is equal to determinant of B plus determinant of C. Question number 1. Let A is equal to 1851, 2272, 1993. B is equal to 1851, 1872, 1893. C is equal to 051, 472, 193. Then verify that determinant of A is equal to determinant of B plus determinant of C. बेटा अब आप क्या देख सकते, फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है, इफ एनी टू रोज कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर हम किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मतलब एक कॉलम की जगह सेकंड कॉलम को अगर हम रख रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा लेकिन डिटर्मिनेंट की साइन चेंज होगी। यहाँ पे इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 821, 851, 272, 193। B इज इक्वल टू 158, 272, 391। हमें ये प्रूफ करना है कि A का डिटर्मिनेंट बराबर है माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ B के। तो बेटा ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, और ये आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाइड दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी इन दोनों के जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को 0 के बराबर रख के फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।